इस बात को सुन रियांश अपने माइंड को थोड़ा कूल डाउन करता है, फिर कहता है लोन शार्क। इतना कह वो असिस्टेंट को जाने का ऑर्डर दे इवान को कॉल करता है तो इवान कॉल उठा लेता है। तभी रियांश कहता है लोन शार्क, इसे अपने कंट्रोल में लो। इस बात को सुन इवान ओके बॉस कहता है। लोन शार्क एक इनलीगल लोन कंपनी है जो हाई इंटरेस्ट पर लोन देते हैं और लोन न चुकाने पर वो उन लोगों का जान लेना, किडनैपिंग कर बेचना, ऐसे बहुत सी चीजों में इन्वॉल्व है। वो बस किसी भी तरीके से अपना पैसा वसूलना जानते हैं। कोष्टक। वही दूसरी तरफ वैभव के मेंशन में दिशा के पेरेंट्स आए हुए थे एंगेजमेंट का डेट सेट करने के लिए। साथ में पंडित भी था और वैभव वही बैठा था और पंडित को बस घूरे जा रहा होता है। वैभव ने पहले ही पंडित को धमकी दिया था और डेट जितना सामने हो सके वो उसे फिक्स करने को कहा था। वैभव को सभी जानते थे वो बहुत खतरनाक इंसान है। वैभव की नजरें पंडित को डरा रहा होता है और वो किसी तरह मुहूर्त निकाल परसों का डेट फिक्स कर देता है। डेट सुन वैभव पंडित को अब भी घूर कर देखता है तो पंडित के माथे से ऐसी के पास बैठने के बाद भी पसीना आ रहा होता है। तभी वैभव के दादाजी अपने पोते के कंधे पर हाथ रखते हैं तो वैभव का रिएक्शन बदल जाता है और वो अपने दादू के तरफ हल्की मुस्कान के साथ देखता है। तभी वैभव के दादू कहते हैं वक्त बहुत कम है, हमें जल्द ही तैयारियां शुरू कर देनी चाहिए और वैभव तुम कल दिशा को अपने साथ ले जाना और एंगेजमेंट रिंग साथ ही ड्रेस सेलेक्ट कर लेना। कल का दिन वैभव दिशा के साथ बिताएगा। ये बात सुन वो बहुत खुश था। वो झट से कह देता है ओके दादू। वही दूसरी तरफ दिशा क्लास में इन सबसे अनजान बैठी बस प्रोफेसर के लेक्चर पर ध्यान दे रही होती है। तभी उसके बगल में बैठी लड़की अपने धीमे आवाज में कहती है तुम्हें पता है वैभव देशमुख बहुत जल्द शादी करने वाला है। इस बात को सुन दिशा का चेहरा डार्क हो जाता है। वही वो लड़की बिना दिशा की तरफ ध्यान दिए अपने बात कह रही होती है जब से मैं ये न्यूज़ सुनी हूँ मैं बस रोई जा रही हूँ। मेरा प्यार किसी और का होने वाला है, पता नहीं वो कौन लक्की लड़की होगी। लड़की अपनी बात कह रही होती है। वही दिशा अपने मन में कहती है लक्की या बदकिस्मत, पता नहीं वैभव जैसे प्ले बॉय से कोई कैसे प्यार कर सकता है। अपने मन में इतना कह उस लड़की की बातों को इग्नोर कर अपने पढ़ाई पर फोकस करने लगती है। रात के 8 बज चुके थे। अबीर अपने छोटे से घर का दरवाजा खोलता है, फिर अपने घर के अंदर जा लाइट जलाने को था तभी उसके मुंह पर कोई हाथ रखता है तो अबीर की आंखें हैरानी से बड़ी बड़ी हो जाती है और वो खुद को छुड़ाने का कोशिश करने लगता है पर उसे अपने बॉडी पर पेन होने लगता है। तभी उसे अपने कानों में गहरी आवाज सुनाई देता है तुम्हारे शरीर में ताकत बचा भी है जो मुझे खुद से दूर करने का कोशिश कर रहे हो। रियांश के आवाज को सुन अबीर कोशिश करना बंद कर देता है। वही अबीर लाइट जला देता है। तभी रियांश उसके मुंह से हाथ हटा देता है तो अबीर झट से मूड अपने घबराए नजर से उसे देखते हुए सवाल करता है आप यहाँ क्या कर रहे हैं। रियांश के सवाल को सुन अपने दांत को पिसते हुए अबीर की तरफ देखता है। गुस्से में रियांश की नसें भी उभर आई थी। रियांश को गुस्से में देख अबीर अपने मन में कहता है अब मैं क्या किया, क्या इन्हें पता चल गया मैं अपने उन दोस्तों से फिर मिला था। अपने मन में ये सवाल करते ही अबीर के माथे से डर के कारण पसीना आने लगता है। वही रियांश अपने दांतों को पिसते हुए कहता है यू लिटिल रैट, तुम हॉस्पिटल बिल के पैसे ले भाग कैसे सकते हो। इस बात को सुन हैरानी से अबीर रियांश को देख कहता है क्या वो आपका पैसा था। इस बात को सुन रियांश उसे गुस्से में घूरने लगता है तो अबीर बहुत मासूम सा चेहरा बना कहता है वो मुझे पैसे का जरूरत था। इतना कह अपने 2 फिंगर को ऊपर की तरफ करते हुए कहता है पर मैं प्रॉमिस करता हूँ मैं आपको पैसे लौटा दूंगा। इस बात को सुन इरिटेट हो रियांश अपने आगे आए बाल को पीछे धकेल अबीर का हाथ पकड़ उसे दीवार से टिका देता है। रियांश के ऐसा करने से अबीर घबरा जाता है और वो अपने आंखों को कसके बंद कर कहता है क्या आप मुझे मारना चाहते हो, पर मैं अभी ठीक नहीं हूँ, पर मैं पक्का कुछ दिन बाद आपके पास मार खाने आऊंगा। अबीर की स्टूपिड बातों को सुन रियांश उसे घूर कर देखता है, फिर उसे अपने एक कंधे पर अबीर को उठा ले जाने लगता है तो अबीर हैरान हो अपने आंखों को खोल कहता है आप क्या कर रहे हैं। रियांश कोई जवाब न दे बस अपने दूसरे हाथ को अबीर के बट पर रखता है तो अबीर का चेहरा लाल हो जाता है। वही रियांश अपने कोड आवाज में कहता है अपना मुंह बंद रखो। अबीर खामोश हो जाता है। वही रियांश अबीर को बेड के पास ले जा उसे बेड पर फेंक देता है तो अबीर को अपने शरीर में दर्द होता है। वही रियांश अपने बालों पर हाथ रखे उसके तरफ देख रहा होता है। रियांश के इतने अट्रैक्टिव चेहरे और इतना कूल लुक को देख अबीर अपने मन में कहता है मेरे दिमाग में गंदे ख्याल क्यों आ रहे हैं, मुझे पता है इन्हें लड़के पसंद नहीं, मुझे अपना दिमाग साफ करना चाहिए। वही रियांश उसके करीब जाता है तो अबीर अपने मन में कहता है मैं नहीं साफ कर सकता अपना दिमाग। इतना कह वो सवाल करता है क्या आप मेरे साथ सेक्स करना चाहते हैं।
इस बात को सुन रियांश का चेहरा कठोर हो जाता है और वो अपने कोल्ड आवाज में कहता है, अगर मैं हाँ कहूँ तो क्या तुम्हारा शरीर सह पाएगा भी? रियांश अबीर के घायल शरीर को देखते हुए कहता है। वही इस बात को सुन अबीर कहता है, अगर मैं हाँ कहूँ तो क्या सच में आप करेंगे? अबीर के ऐसे सवाल को सुन रियांश उसके चेहरे को देखता फिर उससे दूर हो कहता है, नहीं। जवाब सुन अबीर छत से उठ बैठ कहता है, क्यों, आपको लड़कियां पसंद है क्या? तो आप कभी डेट क्यों नहीं करते? या आपको मुझ जैसा लड़का नहीं पसंद? मैं अच्छा टॉप बनूंगा। इस बात को सुन रियांश उसके तरफ घूर कर देख कहता है, तुम और टॉप, तुम खुद को देखे हो? इतना कह वो अपने एक उंगली को उसके गर्दन के पास ले जा सेडक्टिव तरीके से फेरते हुए कहता है, तुम बहुत स्किनी हो और तुम्हारा छोटा शरीर। इतना कहते हुए वो नीचे अपने उंगली को करते जाता है। रियांश के छूने से अबीर का चेहरा लाल हो गया था। वही रियांश उसकी कमर से थोड़ा नीचे आ अपने उंगली को रख कर पॉइंट करते हुए कहता है, और तुम्हें लगता है टॉप बनने के लिए इतना छोटा काफी होगा? ये बात सुन अबीर रियांश के हाथ को झटक देता है। अबीर का चेहरा टमाटर की तरह लाल हो चुका था पर फिर भी वो झट से कहता है, क्या आपको लगता है? इतना कह खामोश हो जाता है। वही रियांश उसके आधे शब्दों को समझ कहता है, चाहो तो चेक कर सकते हो। इस बात को सुन अबीर उस तरफ देखने लगता है। अबीर के नजरों को देख रियांश उसके हाथ को पकड़ अपने कमर के करीब लाते हुए कहता है, देख क्यों रहे हो, छूना है तो छू सकते हो। अपनी बात को कहते हुए वो जैसे उसके हाथ को वहां रखने वाला था, अबीर झट से अपने हाथ छुड़ा पीछे कर लेता है और उसका चेहरा शर्म से लाल हो जाता है। ये देख रियांश के होंठों पर हल्की मुस्कान आ जाती है पर फिर उससे याद आता है, वो पैसे ले हॉस्पिटल से निकल गया था तो उसे अपने को नज़र से देखते हुए कहता है, लगता है तुम्हें अपने हेल्थ से ज़्यादा पैसे का ज़रूरत है। इस बात को सुन अबीर रियांश को देखता है और उसे अपने करने पर बहुत एम्बेरेसमेंट फील हो रहा होता है। वो फिर अपने चेहरे को झुका अपने मासूमियत से भरी आवाज में कहता है, हाँ। हाँ सुन रियांश का गुस्सा और बढ़ जाता है और गुस्से में उसके चोट लगे हाथ को कसके पकड़ अपने तरफ खींचता है तो अबीर को बहुत तेज दर्द होता है और वो हैरानी से रियांश की तरफ देखने लगता है। रियांश के गुस्से को देख अबीर झट से कहता है, मैं पैसे लौटा दूंगा। ये सुन रियांश उसके चेहरे को देखता है जिसमें दर्द घबराहट दोनों नजर आ रहा था। रियांश उसके हाथ को छोड़ अपने कोल्ड आवाज में कहता है, पैसे लौटा दोगे? तो अबीर हाँ मैं सिर हिला देता है। ये देख रियांश क्या ही कहे, वो गुस्से में दांत पिसते हुए कहता है, पहले मुझे लगता था पर अब यकीन हो गया है, कुत्ते का पूंछ कभी सीधा नहीं हो सकता है। अपनी बात को कह रियांश जाने लगता है। वही अबीर के चेहरे पर रियांश के बातों को सुन उदासी छा गया था, पर जैसे ही रियांश बाहर जाता अबीर कह पड़ता है, जब मैं आपकी नज़र में बस एक कुत्ता हूँ तो क्यों बार बार आप मेरा हेल्प करते हो, और कैसे आप वो हर जगह मौजूद होते जब मैं प्रॉब्लम में होता हूँ तो? अबीर की बातों को सुन रियांश के कदम रुक जाते हैं और वो अपने चेहरे को मोड़ अबीर की तरफ देखता है पर कुछ न कह अपने चेहरे को मोड़ वहां से जाने लगता है। रियांश का ये रिएक्शन देख अबीर को कुछ समझ नहीं आता है। वही रियांश अपने कार के पास जा उसके अंदर जा बैठ जाता है और अपने ड्राइवर को कार स्टार्ट करने का ऑर्डर दे अपने आंखों को बंद कर अपने सिर को पीछे टिका लेता है। वही दूसरी तरफ आदित्य अपने मेंशन पहुंच चुका था। मेंशन आने के बाद वो अपने रूम में जाता है तो देखता है जय उसके आने से पहले ही उसके ही बेड पर बड़े आराम से सो रहा है। ये देख आदित्य का चेहरा सख्त हो जाता है और वो अपने मन में कहता है, ये मेरे आने से पहले कैसे सो सकता है, इसे पता नहीं है क्या एक स्लेव को कैसे एक्ट करना चाहिए। अपने मन में इतना कहने के बाद वो अंदर जाता है, फिर बाथरूम जा फ्रेश हो बस बाथरोब में आ अपने बेड के पास जा जय के हाथ पकड़ अपने तरफ करता है तो जय का नींद खुल जाता है। आदित्य को अपने सामने देख जय हैरान हो जाता है और वो कुछ कहता इससे पहले ही आदित्य उसके गाल पर अपने उंगलियों को रख अपने उंगलियों को दबाते हुए कहता है, कीटन, लगता है तुम्हें पता नहीं है एक स्लेव को कैसा एक्ट करना चाहिए। आदित्य की बातों को सुन जय के चेहरे का घबराहट और बढ़ जाता है। वही आदित्य उसके घबराए चेहरे को देखते हुए उसका नज़र उसका पाउट बना लिप्स पर जाता है जो अभी बहुत क्यूट लग रहा था। आदित्य अपने जीभ से अपने होंठों को लीक करते हुए अपने सेडिक्टिव आवाज में कहता है, जब तक मैं ना आऊं तुम सो नहीं सकते हो। इतना कहने के बाद वो उसके होंठों के करीब जाने को था तभी दरवाजा नोक होता है तो आदित्य के माथे का नस गुस्से में उभर जाता है और वो जय के गाल को छोड़ अपने कठोर आवाज में सवाल करता है, क्या हुआ? आदित्य के गुस्से से भरी आवाज को सुन बाहर खड़ा सर्वेंट घबराते हुए कहता है, वो मालिक, मैं पूछने आया था, मैं आपका डिनर कमरे में ही ले आऊं। इस बात को सुन आदित्य कहने को था, भूख नहीं है, पर तभी जय का पेट आवाज करने लगता है जिससे जय बहुत एम्बेरेस फील करता है। वही आदित्य का गुस्सा ये सुन चला जाता है और उसके होंठों पर हल्की मुस्कान आ जाती है, फिर वो कहता है, रूम में ले आओ। ये बात को सुन सर्वेंट जी मालिक बोल चला जाता है। वही आदित्य सवाल करता है, तुम अब तक डिनर क्यों नहीं किए?
सवाल सुन जय को समझ नहीं आता है क्या कहे, पर फिर वो अपने धीमे आवाज में कहता है, मुझे नहीं पता था किचन कहाँ है, इसलिए मैं नहीं खाया। इस बात को सुन आदित्य कहता है, इडियट, तुम्हें बस ओवन से कहना है। इस बात को सुन जय बस आदित्य को देखता है। तभी आदित्य का नजर जय के हाथ पर जाता है जहां खरोचों के निशान थे। ये देख आदित्य उसके हाथ को पकड़ उसे देखते हुए सवाल करता है, ये सब कैसे हुआ? सवाल सुन जय कहता है, वो मैं बॉक्स उठा रहा था तब लग गया होगा। इस बात को सुन आदित्य सवाल करता है, कैसा बॉक्स और क्यों उठा रहे थे? आदित्य के सवाल को सुन जय कहता है, स्टोर में सामान आया था, वही गोडाउन में रख रहा था। इस बात को सुन आदित्य गुस्से में मजबूती से उसके हाथ को पकड़ कहता है, क्या तुम अब भी काम कर रहे हो? जय को अपने हाथ में दर्द महसूस होने लगता है और उसकी आंखें हल्की नम हो जाती है और वो कहता है, हाँ। तो आदित्य गुस्से में कहता है, जरूरत नहीं है, तुम अब मेरे साथ हो। जब तक मेरे साथ हो तो तुम्हारा बस एक ही जॉब है, मुझे सेटिस्फाई करना। इसके बदले तुम्हें जितना पैसा चाहिए मैं दूंगा, समझ आया? आदित्य की बातों को सुन जय अपने धीमे आवाज में दर्द के साथ ही कहता है, आप जितना एनजीओ के लिए कर रहे वो बहुत है, मैं अपने खर्च के लिए खुद काम कर सकता हूँ। जय की जिद को सुन आदित्य उसे अपने करीब कर अपने दूसरे हाथ को उसके कमर पर मजबूत कर गुस्से में कहता है, मुझे अपनी बात रिपीट करना पसंद नहीं है। आदित्य के गुस्से को देख जय आगे कुछ नहीं कहता है और आदित्य जैसा कहता है उसे मान लेता है। जय को मानता देख आदित्य वापस नॉर्मल हो जाता है। फिर वो ड्रॉवर खोल एक ब्लैक कार्ड निकाल जय की तरफ बढ़ा कहता है, ये लो, तुम्हें जितना खर्च करना तुम कर सकते हो। ये देख जय लेना नहीं चाहता था, पर उसे पता था मना किया तो आदित्य फिर गुस्से में आ जाएगा, इसलिए बिना कोई ना नुकुर किए वो कार्ड ले लेता है। तभी सर्वेंट आती है और डिनर रख चली जाती है तो आदित्य जय के साथ डिनर करता है। जय जब खाना अपने मुंह में भर चबा रहा होता है तो उसे देख ऐसा लग रहा था कि गिलहरी का बच्चा खाना खा रहा हो। जय को खाता देख आदित्य के होंठों पर हल्की मुस्कान आ जाती है, पर जैसे ही जय उसे देखता है तो आदित्य के चेहरे का भाव पहले की तरह हो जाता है। फिर वो अपने मन में कहता है, मैं स्माइल क्यों कर रहा हूँ, पर सच में ये बहुत क्यूट है, पर जब ये मेरे साथ इंटीमेट होता है तो कितना सेक्सी लगता है। ये याद करते ही उसे अपने शरीर में मचलहट महसूस होने लगता है। फिर वो अपने मन में ही कहता है, सच में कीटन, तुम्हारी वजह से मैं खुद पर बिल्कुल कंट्रोल नहीं रख पा रहा हूँ। अपने मन में इतना कहते हुए वो थोड़ा खा रुक जाता है। फिर सिगरेट निकाल उसे जला कस लेने को था, तभी जय खाना खाए हुए ही अपने बड़े बड़े प्यारे आंखों से आदित्य को देखते हुए कहता है, सिगरेट पीने से कैंसर होता है और भी कई बीमारियां। जय की बातों को सुन आदित्य कस लेते हुए ही सवाल करता है, तुम्हें मेरा फिक्र हो रहा है? आदित्य के इस सवाल को सुन जय को समझ नहीं आता क्या कहे। तभी आदित्य धुएं का लंबा कस ले जय के करीब आ उसके चेहरे पर धुएं को फूंकता है तो जय को खांसी होने लगता है। तभी आदित्य पानी का ग्लास ले जय की तरफ बढ़ाते हुए अपने कोल्ड आवाज में कहता है, कीटन, अपने काम से मतलब रखो, मैं क्या करता हूँ क्या नहीं इससे तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। जिस काम के लिए यहाँ हो बस वही करो, मुझे सेटिस्फाई अपने बॉडी से। इस बात को सुन जय ने कांपते हाथों से पानी का ग्लास लिया, लेकिन उसकी नजरें अब भी आदित्य के चेहरे पर अटकी हुई थीं। आदित्य ने सिगरेट की राख छटकते हुए ठंडी मुस्कान के साथ कहा, देखो कीटन, तुम्हारी आंखों में जो मासूमियत है ना, वो मुझे बर्दाश्त नहीं। ये मासूम लोग सबसे खतरनाक होते हैं, क्योंकि ये उम्मीदें पैदा कर देते हैं और फिर छोड़ जाते हैं। जय को आदित्य की बातें कुछ खास समझ नहीं आती है, पर उसे एहसास होता है शायद उसके पास में कुछ ऐसा हुआ जिससे आदित्य ऐसा बर्ताव करता है। वो अपनी धीमे आवाज में कहता है, मैं अगर आपको छोड़कर कभी ना जाऊं तो। जय की बातों को सुन आदित्य उसके प्लेट को साइड कर उसके हाथ को साफ करने के बाद उसके करीब आता है। आदित्य के करीब आने से जय का दिल जोरों से धड़कने लगा था। आदित्य का चेहरा अब जय के बेहद करीब होता है। मुझे तुम्हारे जैसे लोग चाहिए ही नहीं, मैं तुम्हें अपने करीब बस तुम्हारे जिस्म के लिए रखा हूँ। तो सिर्फ एक चीज याद रखो, अपने दिल को मेरे लिए धड़कने कभी मत देना, क्योंकि मेरे लिए सिर्फ तुम्हारा शरीर काम का है, तुम नहीं। आदित्य की ऐसी बातें सुन जय की आंखों में आंसू तैरने लगते हैं, लेकिन वो उन्हें रोक लेता है और अपने उदासी से भरी आवाज में कहता है, ठीक है आदित्य सर, मैं वही करूंगा जो आपको चाहिए। आदित्य उसकी बात पर हंसता है, एक ठंडी बेरहम हंसी के साथ वो कहता है, शाबाश कीटन, अब सही रास्ते पर आ रहे हो। याद रखना ऐसा बकवास दोबारा की तो मैं तुम्हें। इतना कह कांच के ग्लास को उठा जमीन पर गिरा देता है, जिससे जय घबरा जाता है। तभी आदित्य अपने डाक आवाज में कहता है, इस कांच के गिलास से भी ज्यादा बेरहमी से तुम्हारे मासूम दिल को तोड़ दूंगा। जय कुछ नहीं कहता, बस आदित्य के सामने खामोशी से बैठा रहता है।
तभी सर्वेंट आता है तो आदित्य इसे साफ कर झूठे बर्तन की तरफ इशारा कर उसे ले जाने का ऑर्डर दे देता है तो सर्वेंट जल्दी से आदित्य के ऑर्डर को पूरा कर रूम से बाहर चला जाता है। सर्वेंट के जाने के बाद आदित्य जय के हाथ को पकड़ अपने करीब खींच लेता है। आदित्य के ऐसा करने से जय घबरा जाता है। आदित्य उसे खुद के करीब कर उसके चेहरे पर अपने हाथ रख उसके चेहरे को सहलाते हुए उसके होंठों के करीब जाने लगता है। तभी जय अपने धीमे आवाज में सवाल करता है, बिना प्यार का ये सब करना आपके लिए आसान है क्या? जय के ऐसे सवाल को सुन आदित्य कुछ पल के लिए रुक उसके आंखों में देखता है। जय की आंखों में नमी थी। तभी आदित्य अपने कठोर आवाज में कहता है, मेरे लिए प्यार जैसा शब्द मैटर नहीं करता है। इतना कह उसे बेड पर धकेल उसके ऊपर आ उसके दोनों हाथ को पकड़ अपने कोल्ड आवाज में कहता है, और अपने आप को खास मत समझना, मेरे पास मेरी बहुत लवर है और तुम भी उन लवर्स की तरह हो मेरे लिए, जो मुझे बस बेड में सेटिस्फाई करता है। इतना कह उसके होंठों को अपने गिरफ्त में ले उसके कोमल होंठों को कठोरता से चूमने लगता है। आदित्य की कठोरता से चूमने से जय को अपने होंठों पर दर्द महसूस हो रहा था। वो आदित्य को खुद से दूर करना चाहता था पर आदित्य उसके हाथों को कसके पकड़ा हुआ था और बस उसके होंठों का रस कठोरता से पिए जा रहा होता है। जय की सांसें फूलने लगती है तो आदित्य उसके होंठों को चूमना बंद कर देता है। आदित्य के रुकते ही जय गहरी सांसें भरने लगता है। वही आदित्य का नजर जय के लिप्स पर जाता है, जो उसके थोड़े से किस करने पर ही सूझ चुका था। आगे के भाग को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो में लाइक और कमेंट कर अपना सपोर्ट दे। थैंक यू।